विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, राष्ट्रपति कर रहे थे। राष्ट्रपति में हमने उनकी सभी शक्तियां पढ़ ली हैं, ठीक है। तो थोड़ा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं राष्ट्रपति से, पहले मैं वो करा देता हूं, फिर उसके बाद उन्मुक्तियां, विशेषाधिकार और वैभव शक्तियों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले पता होना चाहिए आपको, तो वर्तमान में जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू है, कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? पर्सन के रूप में, एज ए पर्सन। एज ए पर्सन मीन्स एक होता है कि 2 कार्यकाल कर दिए, पर व्यक्ति तो एक ही था ना। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, लेकिन एक ही व्यक्ति ने किए। तो आज तक कितने व्यक्ति इस पद पर बैठे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। कितने व्यक्ति आज तक राष्ट्रपति पद पर बैठे हैं? अगर आप अपनी बुक में लिस्ट देखेंगे, बुक में देखिए कौन सा नंबर है, 18वां नंबर है। व्यक्ति के रूप में 18वें नंबर पर है, व्यक्ति के रूप में 18वें नंबर पर। मैं बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे हमारे, वो 26 जनवरी 1950 को बन गए थे और 62 तक रहे, वो 13 मई 1962 तक, ठीक है। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए। कैसे क्वेश्चन बनेगा? एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बाकी इनके विरुद्ध जो, जब ये 52 में आपको पता है संसद के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद 26 जनवरी को तो बनाना था हमें राष्ट्रपति। क्यों बनाना थे भाई? गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति चाहिए था, इसलिए राष्ट्रपति बन गए। लेकिन जो असली जो फिर इलेक्शन हुए वो बाद में हुए, है ना। उसमें भी ये क्या हुए, निर्वाचित हुए। तो इनके विरुद्ध जो लड़े थे वो केटी शाह लड़े थे। कौन लड़े थे? केटी शाह। ये ध्यान रखना, आपने एक बार बहुत पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, किताबों में जल्दी से नहीं मिलता है, ठीक है, एनसीईआरटीज वगैरह में मिलेगा। दूसरे मैंने कहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे नंबर के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो बाद में क्या बने? राष्ट्रपति बने। ये क्या रहे? 62 तक तो उपराष्ट्रपति रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या रहे? पहले ये पहले उपराष्ट्रपति हैं हमारे। तो इधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में चल रहा था और वो उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद संभाल रहे थे। इतना समझ में आ गया? शिक्षक दिवस मनाते हैं इनके जन्मदिन के दिन, कब? 5 सितंबर, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बना लेता हो कि नेशनल जो टीचर्स डे होता है वो तो 5 सितंबर को होता है। कई बार पूछता है इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाते हैं, ढूंढो। और साथ में मुझे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बुक्स के नाम बताइए, कौन कौन सी हैं। कुछ बच्चे ढूंढिए बुक्स, कुछ ढूंढिए इंटरनेशनल टीचर्स डे। ये एक बार इंटरनेशनल टीचर्स डे क्वेश्चन पूछा, सबने 5 सितंबर कर दिया। हाँ, 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का इंटरनेशनल टीचर डे से कोई लेना देना नहीं है। टीचर्स डे जो नेशनल हमारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है वो 5 सितंबर को होता है। बुक्स के नाम है इनके इंडियन फिलॉसफी, यानी दर्शन, यानी क्या? दर्शन, इंडियन फिलॉसफी। और हाँ जी, और सर्च फॉर ट्रुथ, और द प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद्स। क्योंकि भारतीय दर्शन जो है वो उपनिषद में है, उपनिषदों में है। ये पता है आपको? भाई आपने जब वेद पढ़े, 4 वेद पढ़े, उपवेद पढ़े ना आपने, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, आरण्यक पढ़े, तो क्योंकि वेदों के अंत में लिखा गया किनको? उपनिषदों को, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है उपनिषदों की संख्या? 108 होती है। प्रत्येक उपनिषद का, प्रत्येक वेद का अपना एक उपनिषद होता है। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, इसी को क्या बोलते हैं? उपनिषद। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, उपनिषद। और क्या लिखा इन्होंने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने? भगवत गीता पर क्या? भगवत गीता तो वेद व्यास जी ने लिखी, महाभारत में लिखी, महाभारत के भीष्म पर्व में है। कौन? भगवत गीता। मैं ये पूछ रहा हूं इन्होंने गीता पर कुछ लिखा? क्या लिखा? हाँ जी, तीसरे राष्ट्रपति तक आते आते नाम भूल जाते हैं बच्चे। डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई? आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब क्या हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई तो उस समय जो उपराष्ट्रपति थे वो वीवी गिरी थे। तो वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के पद के रूप में क्या किया? पदभार संभाला। ठीक है जी। उस जमाने में
राष्ट्रपति का पद लाभ का पद होता था। क्या होता था? लाभ का पद होता था। तो क्या हुआ कि राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना था, वीवी गिरि जी ने कहा मैं भी लड़ूंगा, उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से भी त्याग पत्र दे दिया। यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, पद क्या हो गया? खाली हो गया, मतलब सीट जो है वो क्या हो गई? राष्ट्रपति की। तो अब फिर संविधान में लिखा हुआ था कि जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति होंगे, जब उपराष्ट्रपति भी दोनों नहीं होंगे तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक पदभार संभाला, और ये ऐसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में, तो कहीं पे लिखा होता है एम हिदायतुल्लाह, कहीं पे लिखा होता है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये नाम याद रखना आपने। क्लियर हो गया? मैंने किताब पूछी थी भाई सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, इंडियन फिलॉसफी लिखी है उन्होंने, बिल्कुल लिखी है, और सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा गया है ना? देखिए सर्च फॉर ट्रूथ ठीक है, लेकिन ज्यादा जो पूछा गया इंडियन फिलॉसफी से क्वेश्चन पूछा गया। चलो आगे बता रहा हूं मैं। वीवी गिरी, फिर वीवी गिरी बन गए जी। क्या हुए? वीवी गिरी बने, और वीवी गिरी के समय में पहली बार ऐसा हुआ कि दूसरे चरण की गणना करनी पड़ी। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तो प्रायोरिटी दी जाती कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। तो कोटा नहीं मिला इन्हें पहले। क्या नहीं मिला? तो क्या होता कि जैसे 4 लोग खड़े हुए तो चौथे नंबर वाले को बाहर कर दिया जाता, 3 में गणना होती। तो द्वितीय चक्र की मतगणना जो हुई किसके समय हुई? वीवी गिरी जी के समय में। वीवी गिरी जी का पूरा नाम देख लीजिए, वारागिरी वेंकट गिरी करके पूरा नाम होगा इनका, है ना? फिर कौन बने भाई? फखरुद्दीन अली अहमद बने। कौन बने? 3 साल ही चल पाए, 74 से 77 कार्यकाल के दौरान ही क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो किन किन राष्ट्रपतियों की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई? एक हुई डॉक्टर जाकिर हुसैन की, एक हुई फखरुद्दीन अली अहमद की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। फिर आए साहब बीडी जत्थी। कौन आए? बीडी जत्थी जी आए 8वें नंबर पर। ये 77 में ही रहे, 11 फरवरी से 25 जुलाई तक रहे, है ना? तृतीय कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं ये। क्या हैं? तीसरे नंबर के कार्यवाहक राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है? बीडी जत्थी जी। क्लियर हो गया? उसके बाद आए कौन? नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुने गए। ये क्या हुए? निर्विरोध चुने गए। और यहां से यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा, किताबों में जल्दी से मिलता नहीं है, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे? क्या रह चुके थे? 2 बार लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। आंसर नीलम संजीव रेड्डी, निर्विरोध निर्वाचित हुए ये। ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह आपके पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया। 3 तरह की वीटो होती है। वीटो मतलब होता है मैं मना करता हूं, है ना? सुना है? पूर्ण वीटो जिसको क्या बोलते हैं? जेबी वीटो। जेबी वीटो इसलिए बोलते हैं कि भाई जो आया विधेयक साइन होने के लिए वो अपनी जेब में रख दिया। जेब में नहीं रखते हैं राष्ट्रपति, टेबल पर पड़ा रहता है, उसकी तरफ नहीं देखते हैं, साइन नहीं करते हैं, बस। समझ में आ गया? बोला जाता है कि डाक संशोधन विधेयक जो है वो आज भी क्या है? ज्ञानी जैल सिंह जी की जेब में है। ज्ञानी जैल सिंह जी की जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। इंदिरा गांधी के समय थे ये, बड़े स्मार्ट, ठीक है, सिख राष्ट्रपति थे। फिर आए आर वेंकटरमण जी। कौन आए भाई? सबसे बड़ी आयु के राष्ट्रपति थे, सबसे बड़ी एज वाले राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमण आए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी आए। उसके बाद कौन आए? 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था इन्होंने। किन्होंने? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य कर चुके थे। उसके बाद डॉक्टर के आर नारायणन आए। कौन आए? डॉक्टर के आर नारायणन, और ये प्रथम दलित राष्ट्रपति भी है। क्या है? और इनका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है हमारे लिए क्योंकि उत्तराखंड जब बना उस समय राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायणन थे। कौन थे? तो पहले एससी मतलब अनुसूचित जाति के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? के आर नारायणन थे। ठीक है। उसके बाद आते हैं कौन? एपीजे कलाम। इनको तो सब आप जानते हैं, विंग ऑफ फायर, विंग ऑफ फायर ना इनकी किताब का नाम है। एपीजे कलाम, अब्दुल कलाम, मिसाइल वैज्ञानिक, मिसाइल मैन भी बोला जाता था इनको। ठीक है। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी हुई, ये पहली महिला राष्ट्रपति है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या हुई? पहली महिला राष्ट्रपति बनी। उसके बाद प्रणव दा आए। दा मतलब दादा, दादा मतलब ये वही हैं जिन्होंने कभी छोटे में अपनी बड़ी दीदी को बोला था कि काश मैं राष्ट्रपति का घोड़ा होता।
तो दीदी ने कहा घोड़ा क्यों बन रहा है, राष्ट्रपति बन भाई। तो एक दिन जब वो राष्ट्रपति बने तब उन्होंने बताया ये कहानी, मैंने एक बार ऐसा सपना देखा था। इसका मतलब सपने देखने जरूरी है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। खाली सपना नहीं देखना है कि रात दिन लबासना के सपने देख रहे हो, है ना, क्या मसूरी आ रहा है सपने में, पढ़ना भी पड़ेगा उतना। ठीक है, प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा, ठीक है। उसके बाद बने रामनाथ कोविंद जी। कौन बने? प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति थे ये। क्या थे? आदिवासी राष्ट्रपति। और अब बनी है महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये क्या है? सॉरी, जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो दलित राष्ट्रपति है, मतलब द्वितीय नंबर के, सेकंड नंबर के दलित राष्ट्रपति हैं। और जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और साथ में दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। यानी आज तक इस देश में 2 ही महिलाएं राष्ट्रपति पद पर रही हैं। एक रही हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और एक हैं इस समय वर्तमान में कौन? द्रौपदी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये आदिवासी, पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी है और दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति। तो समझ में आ गया। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। साथ में देख लेना कार्यकाल तो सबसे ज्यादा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही होगा। सबसे कम कार्यकाल भी देख लेना किनका था। और फिर कार्यवाहक के रूप में कितने राष्ट्रपति आज तक बैठे हैं, कितने उपराष्ट्रपति ऐसे थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। इतना समझ में आ गया। अब आगे हम लोग कर रहे हैं राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, तो साथ में बेरेक्ट रखना आपने, साथ में बताता रहूंगा मैं क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो आर्टिकल 361 को ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको क्या रखना पड़ेगा? ज्यादा दूर नहीं जा रहे हम, कल ही हमने 352 से 360 तक पढ़े। आर्टिकल 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति व राज्यपालों को कई उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। जब भी आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति और राज्यपालों की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार किस आर्टिकल में है, तो आपने बोलना आर्टिकल 361 में है। और इसका जो पार्ट है वो कौन सा है भाई? पार्ट कौन सा होगा? 19। हेडिंग क्या है 19 का? प्रकीर्ण, मिसलेनियस, है ना। तो 361 से लेकर और कहां तक? 367 तक, 367 तक प्रकीर्ण। ठीक है, तो राष्ट्रपति या राज्यपालों को क्या क्या है ये सुन लो। राष्ट्रपति या राज्यपालों को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, कीवर्ड है, ध्यान रखना है आपने। अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए, अपने पद पर जब तक वो बने हुए हैं और उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसके लिए वो न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराए जाएंगे। नंबर 2, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान कोई भी दंडिक कार्यवाही, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। कोई भी दंडिक कार्यवाही ना तो संस्थित की जाएगी ना ही चालू रखी जाएगी। ना तो संस्थित की जाएगी और ना ही चालू रखी जाएगी। दूसरी लाइन ऐसे लिखनी है। ये मेंस का क्वेश्चन है अपने आप में। क्या है? छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते हैं ना जो, आपने बोलना है कि राष्ट्रपति की विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां आर्टिकल 361 में है और ये क्या क्या है। तो मैं पढ़ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, आपने याद करना है। क्या करना है? याद करना है। क्योंकि पेपर क्या है आपका, जब मेंस लिख रहे होंगे फिर कोई नहीं होगा साथ में, अकेले होंगे आप, खुद लिखना होगा, है ना। और ऐसा नहीं होगा कि खाली यही पढ़ के जा रहे हैं आप। बहुत सारे पेपर होते हैं, 7 पेपर होते हैं पीसीएस में, सुबह शाम होते हैं। 3 घंटे सुबह लिखना होता है, 3 घंटे शाम लिखना होता है। रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है इन 4 दिनों में, तो पहले का पढ़ा हुआ ही काम आता है, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान कोई भी दंडिक कार्यवाही यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ना तो संस्थित की जाएगी ना ही चालू रखी जाएगी। तीसरे नंबर पर, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेशिका जारी नहीं की जाएगी। कोई भी आदेशिका जारी नहीं की जाएगी, कोई भी सम्मन नहीं भेजा जाएगा। कुछ साल पहले सुना था मैंने उत्तर प्रदेश में कोई थोड़ा मानसिक रूप से, नहीं बोला मैंने कि न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है क्या, साबित कदाचार और अक्षमता। कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि मानसिक स्थिति किसी की क्या हो गई है, तो उसने राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या कर दिया था, सम्मन कर दिया था राष्ट्रपति न्यायाधीश ने,
हटाना पड़ा। ये माना गया कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो क्या नहीं है, ठीक नहीं है। समझ में आ गया? तो ठीक है भाई, गिरफ्तारी वो चीज ज्यादा उठी नहीं, ठीक है, किताबों में नहीं लिखी होती, वो अखबार में कहीं पढ़ी थी मैंने। तो गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय द्वारा आदेशिका जारी नहीं की जाएगी। इतना समझ में आ गया। चौथी चीज आपने लिखी है, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात अपनी व्यक्तिगत हैसियत यानी पर्सनल कैपेसिटी में किए गए किसी कार्य के लिए उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई सिविल कार्यवाही तब तक संस्थित नहीं की जाएगी। अब देखो भाई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए तो साफ साफ मना किया है कि कोई भी दंडिक कार्यवाही ना तो संस्थित की जाएगी ना ही चालू रखी जाएगी। अब हम पढ़ रहे हैं सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए। किसके लिए? सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए, कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात अपनी व्यक्तिगत हैसियत पर्सनल कैपेसिटी में किए गए किसी कार्य के लिए उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई सिविल कार्यवाही यानी सिविल प्रोसीडिंग्स तब तक संस्थित नहीं की जाएगी जब तक कि उसे इसकी सूचना 2 माह पूर्व न दे दी गई हो। 2 माह याद रखना आपने। ऐसा हुआ है उत्तराखंड में, नाम नहीं बताना चाहूंगा मैं। बताया गया, आरोप लगे कि महामहिम राज्यपाल ने अपने पदीय कर्तव्यों के दौरान, मतलब अपने व्यक्तिगत हैसियत में जब पद पर थे, तो धर्मपत्नी जो थी वो एनजीओ चलाती थी, तो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए क्या किया, फंडिंग करवाई वहां पर। तो ये आरोप लगे, लेकिन बाद में वो फिर रफा दफा हो गए, कुछ पता नहीं चला उसके बाद। बट ऐसा होता है कई बार, यानी सिविल प्रोसीडिंग संस्थित की जा सकती है, लेकिन उसके लिए पहले 2 महीने पहले क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। राष्ट्रपति के मामले में ऐसा अभी तक सुना नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब पढ़ते हैं हम राष्ट्रपति की वैवेकीय शक्तियां। क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ने से पहले यह समझ लेना कि आपसे डिफरेंस पूछेगा वो, कि राज्यपाल की वैवेकीय शक्तियां राष्ट्रपति की वैवेकीय शक्तियों से किस प्रकार अधिक है। क्योंकि राष्ट्रपति की वैवेकीय शक्तियां कम होती हैं, राज्यपाल की जो वैवेकीय शक्तियां होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती हैं। तो आपसे मेंस में जो क्वेश्चन पूछेगा वो डिफरेंस पूछेगा कि वो ज्यादा कैसे होती है। तो अभी तो हम सिर्फ राष्ट्रपति की पढ़ रहे हैं, बाद में जब मैं राज्यपाल की पढ़ा रहा हूँ तो वहां पर मैं क्वेश्चन लिखने के लिए दूंगा आपको कि राज्यपाल की वैवेकीय शक्तियां राष्ट्रपति की वैवेकीय शक्तियों से अधिक कैसे है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। यानी डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, वैवेकीय शक्तियां मतलब डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 52 में लिखा हुआ था भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में लिखा हुआ था कि जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, ये लिखा हुआ था। ठीक है। आर्टिकल 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये याद करने हैं, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। किस आर्टिकल में लिखा हुआ, आर्टिकल 74। अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग वहां तक नहीं पहुंचा है, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश और आप यूपीएससी के पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे वहां पर कि आर्टिकल पूछे जाते हैं, मैच करने के लिए बोलता है, 4-4 आर्टिकल पूछता है एक साथ। और ऐसे नहीं होता कि खाली राष्ट्रपति से पूछेगा, एक इधर से, एक उधर से, एक उधर से, एक उधर से, और चारों को क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है। तो इसलिए आर्टिकल याद करने जरूरी है। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं, उससे अनुच्छेद 74 में संशोधन करके यह प्रावधान किया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इसका मतलब यार, तुमने तो इंदिरा गांधी जी का समय था, 42वां संविधान संशोधन हुआ, आपने तो राष्ट्रपति क्या कर दिया, रबड़ स्टैंप बना दिया खाली। आपने ये बोला कि बस मंत्री परिषद जो सलाह देगी उसको मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है। इसका मतलब कोई भी एक्ट जो है वो अगर राष्ट्रपति कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास गया तो वो बाध्य है साइन करने के लिए। ये समझ में आया, समझ में आया? ठीक है। एक जो संविधान संशोधन विधेयक है वो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, और वो बहुत पहले से है। कब से है? हाँ करने से थोड़े होगा। मुझको संविधान संशोधन बताओ, वो कौन सा संविधान संशोधन है जिससे राष्ट्रपति को बाध्य किया गया कि आप संविधान संशोधन विधेयक को वापस नहीं भेज सकते, आपको साइन करने ही पड़ेंगे। संविधान संशोधन विधेयक बोलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं, उन पर राष्ट्रपति बाध्य होता है साइन करने के लिए। क्या होता है? बाध्य होता है। ठीक है, तो ये ढूंढ के देना है आपने क्या,
कि वो कौन सा संविधान संशोधन है जिससे राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर साइन करने के लिए बाध्य किया गया। आंसर बताइए। 24वां संविधान संशोधन। सन बताइए। 1971। अब 1971 से राष्ट्रपति बाध्य था संविधान संशोधन विधेयक पर साइन करने के लिए। यहां तो 42वें संविधान संशोधन ने क्या कर दिया, 1976 से यह बोल दिया कि अब आप सारे विधेयकों पर क्या कर रहे हो, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो। फिर मोरारजी देसाई, फिर 44वां संविधान संशोधन 1978, बोला गया भाई राष्ट्रपति हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, कुछ पद की कुछ शक्तियां तो होनी चाहिए ना। तो एक शक्ति ऐड की गई 44वें संविधान संशोधन से कि एक बार वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोई भी विधेयक जब उनके पास आएगा तो उसको अगर उन्हें ऐसा लगता है कि साइन नहीं करने हैं तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। समझ में आ गया। अगर फिर संसद ने फिर दोबारा संशोधनों सहित या संशोधनों रहित उसको फिर दोबारा राष्ट्रपति के समक्ष क्या कर दिया, पास करके भेज दिया, तब दूसरे इस बार राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। तो मैंने कहा 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन विधेयक 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को क्या सभी विधेयकों पर साइन करने के लिए बाध्य कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि भाई राष्ट्रपति की पद की गरिमा और उसके क्या उसको बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति को एक शक्ति दे देते हैं कि वो किसी भी बिल, मतलब किसी भी नहीं, वो बिल को क्या कर सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन दूसरी बार अगर आएगा संशोधनों सहित या संशोधनों रहित अगर पारित होकर आया संसद से तो बाध्य है हस्ताक्षर करने के लिए। इतना क्लियर हो गया। ठीक। इस प्रकार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो मैं बोल रहा हूं उसी को मैं एक बार पढ़ लेता हूं, किताब से ही पढ़ा जाता है। ठीक है, वैसे तो टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा सकता है कि सामने टीवी लगा दूं तो पता भी नहीं चलेगा किताब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट चलो, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 74 में पुनः संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, किंतु पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य। क्लियर हो गया। आर्टिकल 75(3) फिर याद करना पड़ेगा आपको, आर्टिकल 75(3). और जब जब मैं ये बोलता हूं कि याद करना पड़ेगा आपको तो कुछ लोगों के दिल बैठ जाते हैं मतलब टेंशन हो जाती, कैसे याद करें। अरे यार 75(3) कुछ नहीं करना है भाई, याद करना है खाली। क्या करना है, आप खुद सोचो ना, सरकार आपको नौकरी दे रही है, जेसीबी नहीं चलाना है जहां पत्थर गिरते हैं ऊपर से, याद करना है। एक ओएमआर शीट मिलनी है, उस पर क्या करना है, आपने सर्किल भरना है, मिल गई सरकारी नौकरी। वनडे अगर एग्जाम की बात करूं, और अगर मैं बड़े पेपर की बात करूं, पीसीएस आईएएस की बात करूं, तो क्या करना है, पहले वही, अगर आपने पढ़ा हुआ है, दिमाग लगाया आपने, थोड़ा सा रीजनिंग लगाई, क्या करना है आपको। ये थोड़े बोला जा रहा है कि नदियां पार तैर कर जाओ या पहाड़ों को चढ़ कर जाओ, जेसीबी चलाओ, कुछ भी नहीं। और भी बहुत कठिन काम है, पढ़ना सबसे आसान काम है। ठीक है, तो होली से पहले पहले पूरा हो जाना चाहिए क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। चलो जी, 75(3) में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्या होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उल्टा पूछेगा क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, किस आर्टिकल में लिखा हुआ, 75(3). इतना ही तो याद रखना है बस। राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है और इसी कारण वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, है ना। राष्ट्रपति के कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्या होती है, राष्ट्रपति के कार्यों के लिए देखो भाई, राष्ट्रपति किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है क्योंकि वो तो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य कर रहा है। लेकिन मैंने कहा मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति ने जो कोई कार्य कर दिया उसके लिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब जैसे ही मैं लोकसभा बोलता हूं तो आपको एक बिल्डिंग दिखती है लोकसभा में भाई, या लोकसभा में बोलता हूं तो सिर्फ आपको मोदी जी दिखते हैं या उनके जो अगल जो मेन मंत्री हैं वो दिखते हैं। लोकसभा का मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। क्या होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। उत्तरदायी होने का मतलब क्या हुआ, उत्तरदायी होने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति ने अगर कोई गलत कार्य कर दिया
तो मंत्री परिषद को घेरा जाएगा संसद के अंदर। क्या होगा? हल्ला होगा, वॉकआउट होगा, नारे लगेंगे, जो भी होगा वो सारी प्रक्रियाएं चलती, तो इसलिए बोलते हैं उत्तरदायी होगा सामूहिक रूप से। इतना क्लियर हो गया? कुछ संविधान विशेषज्ञ भारतीय राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख, कठपुतली राष्ट्रपति, रबड़ की मोहर मतलब रबड़ स्टैम्प है ना, रबड़ की मोहर की संज्ञा प्रदान करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था भाई, संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। जो ब्रिटिश उसमें क्या सम्राट की है। वह अंतर इतना है कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत नहीं होता, ब्रिटेन में जो सम्राट होता है, क्राउन होता है, वो वंशानुगत होता है। ये बताया था, ठीक है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, शासन का नहीं। कौन? राष्ट्रपति। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, शासन का नहीं, शासन का नहीं। वह राष्ट्र का वह साधारणतया मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। वह मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता और ना ही मंत्रियों की सलाह के बिना ही कुछ कर सकता है। ये अंबेडकर जी के क्या है, कथन है। इसको ये पूछेगा उल्टा करके किसने कहा, आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। ठीक है। इस प्रकार भारत का संविधान राष्ट्रपति को स्पष्टता कोई वैवेकीय शक्ति प्रदान नहीं करता है, किंतु संवैधानिक परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स या वैवेकीय शक्तियों का मतलब प्रयोग करता है। राष्ट्रपति संविधान में नहीं दी गई है। संवैधानिक परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति कुछ वैवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है, हालांकि संविधान राष्ट्रपति को स्पष्टतया कोई वैवेकीय शक्ति प्रदान नहीं करता। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इस आर्टिकल में है जी वैवेकीय शक्ति, लेकिन फिर भी करता है व्यवहार में। अब क्या करता है? नंबर 1, यदि लोकसभा का चुनाव में खंडित जनादेश, इन शब्दों को पकड़ लो, खंडित जनादेश। खंडित जनादेश का मतलब क्या होता है भाई? 543 का आधा करो, कितना हुआ? 543 का आधा करो, कितना हुआ? और उसमें 1 जोड़ दो। इतने लोग चाहिए, इतने सांसद चाहिए किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। 271 प्लस 1 कर दिया, 272, यानी 272 लोग चाहिए किस लिए? सरकार बनाने के लिए। खंडित जनादेश का मतलब होता है कि 200 किसी को मिले, 70 किसी को मिले, 100 किसी को मिले, 50 किसी को मिले, 2 किसी को, 3 किसी को। इसको बोलते हैं खंडित जनादेश। वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में तो बहुमत की सरकार है, बढ़िया इसे बोलते हैं, इसीलिए बड़े बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं। ठीक है। तो खंडित जनादेश हम लोगों ने देखा, आप लोग नहीं देखा होगा, हम लोगों ने देखे हैं ऐसे काल जब खंडित जनादेश मिलता है, जब 1 वोट के अंतर से अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। मतलब दिया जनता ने, लेकिन एक वोट के, एक आदमी, एक सांसद क्या हो गया, कम हो गया। फिर वाजपेयी जी ने फिर भाषण दिया, सरकारें आएंगी जाएंगी, है ना, देश रहना चाहिए, तो बड़ा अच्छा भाषण दिया। तो भैया फिर लोगों ने और ज्यादा क्या किया, बिठाया, फिर सत्ता में बिठाया उनको। समझ में आया? चलो, तो खंडित जनादेश, अगर ब्रोकन मैंडेट, मैंडेट शब्द याद रखना आपने, क्या याद रखना है? जनादेश को बोलते हैं मैंडेट। क्या बोलते हैं? मैं मैंडेट का सम्मान करता हूं। अगर हार भी गए इलेक्शन में, तो अच्छा नेता वही होता है जो ये बोलता है कि मैं मैंडेट का सम्मान करता हूं, जनता ने शायद मेरे से कोई गलती हो गई होगी। क्या हो गई होगी? वो फालतू के क्या नहीं लगाता, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता है, अपनी गलती को मानना चाहिए कि भाई हमने बहुत क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया था, इसलिए हो सकता है जनता हमसे क्या नाराज है। ठीक है, जनता की सेवा नहीं कर पाए, तो ब्रोकन मैंडेट प्राप्त होता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करता है। क्या करता है? तो भाई विवेक का प्रयोग क्या करना, सबसे बड़ा जो दल होगा उसको आमंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? आमंत्रित किया जाता है कि भाई क्या आप सरकार बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बातचीत होती है पूरी। चलो, और सामान्यतः ऐसे दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो उसकी राय में सदन में विश्वास मत प्राप्त कर सकता हो। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक तरफ एक पार्टी हो, खंडित जनादेश माना मिल गया, एक पार्टी ऐसी हो जो कि कितना बताया था आपने, 272, मैं ये बोल रहा हूं कि 271 पार्टी को मिल गए। क्या मिल गए? और बाकी जो मिले वो सब क्या मिले, और दलों को मिल गए, और सारे दल उस पार्टी के क्या हैं? विरोधी हैं। संकेतों में बताना चाह रहा हूं मैं, और 100% है कि यह सरकार नहीं बन सकती।
क्या नहीं बन सकती? कि भले ही दो लोग कम है, भले ही दो लोग कम है, लेकिन ये देंगे ही नहीं किसको सपोर्ट। मतलब अगर दो क्या होंगे जो किसी पार्टी से नहीं लड़, निर्दलीय, अगर दो निर्दलीय भी होंगे वो ना चले जाए वहां, उनको रोकने के लिए भी ऐसा हो सकता है कि वो सारे दल मिलकर बोले कि तुम निर्दलीय हो लेकिन तुम प्रधानमंत्री बनोगे, पर उनको नहीं आने देंगे हम। किनको? जिनसे हम परेशान हैं। ऐसा भी होता है। समझ में आया? तो तब राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करेगा, उस गठबंधन, उस दल या गठबंधन, क्या बोला, या तो दल या गठबंधन। भाई एक दल ऐसा है जिसके पास कितने हैं, 270 सीटें हैं, अपनी सीटें हैं, लेकिन बनाने के लिए चाहिए 272, और बाकी जितने भी दल हैं, गठबंधन है, उनके पास दो, इवन मैंने कहा दो क्या है, निर्दलीय है। ठीक है, वो किसी दल में नहीं है, पर वो निर्दलीय इधर ना चले जाएं, कहीं सरकार ना बन जाए, वो दल क्या करेंगे, उनको प्रलोभन देंगे कि भाई तुम रक्षा मंत्री बन जाओ, ऐसी तो तय होता है, चलो तुम गृह मंत्री बन जाओ, वो नहीं मानेंगे। उस समय अगर बस ऐसा बन जाए कोई सांसद, आनंद आ जाए उसका, वो अड़ जाए कि नहीं जी प्रधानमंत्री बना रहे हो तो आपको देता हूं मैं, नहीं तो मैं इधर जा रहा हूं, और इधर भी वही सौदा हो जाए कि प्रधानमंत्री बना रहे हो, भले ही 1 साल के लिए बना दो, इतिहास में दर्ज करा दो, तब होती निर्दलियों की पूछ, वरना कोई नहीं पूछता, है ना। लालू जी ने कहा था एक बार संसद में, पहले वाले यूपीए 1 में तो 7 थे, यूपीए 2 में पूछा ही नहीं, क्योंकि अच्छा मैंडेट मिल गया। लालू जी को गाना गाना पड़ा संसद में कि तुम अगर मुझको ना चाहोगी तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। समझ में आया? तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, अगर मुझे नहीं चाह रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे गठबंधन वालों को अगर ले लिया, तुम अगर किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। ये मुकेश का गाना है बहुत पुराना। लालू जी बड़े मजाकिया थे, है ना। जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। तो लालू जी अपनी उस चीज के लिए प्रसिद्ध थे। तो उस समय जो यूपीए की जो हेड थी वो कौन थी? सोनिया जी थी। तो इस प्रकार के वक्तव्य भी देते हैं कई बार कौन? नेता लोग। तो कई बार ऐसा होता है कि जब अच्छा बहुमत मिलता है तब इन निर्दलियों की कोई पूछ नहीं होती, लेकिन जब ये बीच में फंस जाते हैं, 2 सीटें या तो इधर या इधर, तब ये प्रधानमंत्री से भी ज्यादा क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। और चलो माना प्रधानमंत्री नहीं बनाया, कोई अच्छा पद दे दिया, तो ये बार बार धमकी दे सकते हैं, मेरे सांसदीय क्षेत्र में ये होना चाहिए, नहीं तो कल तक मैं समर्थन वापस ले लूंगा। तो कभी कभी निर्दलीय भी अच्छे होते हैं, और सारा फिर देना पड़ता है सत्ता को, क्या करना पड़ता है। इतना समझ में आ गया? नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा जो उसकी राय में सदन में विश्वास मत प्राप्त करता हो। ये समझ में आ गया भाई? ये होता है वैभव शक्ति। नंबर 2, सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देता है। क्या करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर, बोलते प्रधानमंत्री हैं, मंत्री परिषद सलाह देती है कि भी लोकसभा को विघटित कर दो। अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय था, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे, ऐसा लग रहा था कारगिल युद्ध जीत चुके थे, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई थी, लेकिन देश में सबसे ज्यादा ऑफिसर जो कैजुअलिटी हुई वो कब हुई? कारगिल में हुई। और ये देखा गया कि जब जब युद्ध होता है तो वो सरकार के दोबारा आने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं, भले ही हमने जीत लिया हो। लेकिन क्या हुआ कि ये माना गया कि इस समय जो राष्ट्रीय भावना है वो क्या है, तो वाजपेयी जी को बाध्य किया गया कि भाई क्या करो, ये कार्यकाल खत्म करो, हम दोबारा आ रहे हैं। लेकिन हुआ उल्टा, आ गई यूपीए 1, और अगले 10 सालों तक क्या नहीं हो पाया? सत्ता में नहीं आ पाई बीजेपी। जबकि परमाणु परीक्षण किए थे, क्या किए थे? परमाणु परीक्षण किए थे। मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेकिन वापस नहीं आ पाए। तो जनता के मूड का कुछ पता नहीं चलता भाई, क्या नहीं चलता? जनता, तभी तो बोलते हैं जनता जनार्दन, किसी को भी सत्ता पर पहुंचा सकती है और किसी को भी क्या कर सकती है? गिरा सकती है। तो आप लोग बहुत बड़ी ताकत होते हो, आपके वोट में बड़ी ताकत होती है। आप माचिस हो, माचिस की तीलियां हो, आप चाहो तो दिए रोशन करोगे और आप चाहो तो चमन में आग लगा दोगे। एक ही तीली तो चाहिए होती है। आप बोलते ना मेरे वोट से क्या होगा? एक वोट से दीपक भी जला सकते हैं, यहाँ पर एक वोट से पूरा चमन क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं। तो ऐसे नहीं सोचना कि मेरे वोट से क्या होगा, वोट करने जाना है, ठीक है, बाकी वो आपकी इच्छा, किसको करते हो पढ़ के करना। लेकिन क्या क्या है इनके लक्ष्य? लक्ष्य पढ़कर हमारे लिए क्या लक्ष्य है, हमारे लिए बाद में सोचना, पहले देश के लिए सोचना कि देश के लिए लक्ष्य है
हम कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। देश के लिए अगर सही लक्ष्य हैं तो फिर उनको लेकर चलना साथ में। समझ में आया? पहले देश है भाई। अच्छा जी, सामान्य मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते थे। विघटन बोलते हैं डिसॉल्व करना। डिसॉल्व करना मतलब भंग करना। भंग करना मतलब नए इलेक्शन होंगे। लेकिन यदि कोई सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, फिर मैं उसी एग्जाम्पल पे आ जाऊं कि 270 प्लस 2 के साथ सरकार बन गई, चली 1 साल बढ़िया, 2 साल बढ़िया। उन 2 लोगों की बात नहीं मानी। माना वो 2 सांसद, माना क्या है, कहां के हैं, उत्तराखंड के हैं और निर्दलीय है, माना, या यूकेडी के हैं, क्या है, यूकेडी को देते हैं भाई 2 सांसद। क्या देते हैं? क्षेत्रीय दल है हमारा, तो यूकेडी के 2 सांसद हैं। यूकेडी ने कहा कि भाई हमारे उत्तराखंड में भू कानून लेके आओ, मूल निवास लेके आओ, साथ में क्या बोलते हैं, ये जितना भी निर्माण कार्य हो रहा है, ये कैसा अनियंत्रित रूप से जो निर्माण कार्य हो रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। हमें क्या दो, सुख सुविधाएं दो, क्या दो, रोजगार दो, और नहीं दे रहे तो हम समर्थन वापस ले रहे। और माना सरकार ने नहीं सुना उनका, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया यूकेडी ने। सरकार क्या हो गई, बहुमत में नहीं रही। बहुमत में नहीं रही तो अब क्या होगा, यदि कोई सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अथवा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष लेके आता है। यूकेडी वालों ने संसद से बाहर जाते हुए माना कह दिया कि भाई ये उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं कर रहे, बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे, हमें क्या नहीं दे रहे, और ये मल्टीनेशनल कंपनीज को यहां नहीं भेज रहे हैं, बोल रहे हैं कि दुरह भौगोलिक परिस्थिति है जी, नहीं हो सकता जी वहां पर। क्यों नहीं हो सकता यार, पैकेजिंग इंडस्ट्री तो हो सकती है, कुछ तो करो, रोजगार लेके आओ, प्राइवेट भी लेके आओ। ये नहीं ला रहे हैं तो जाते हुए खाली बोला कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं। विपक्ष ने सुन लिया और विपक्ष क्या लाई, अविश्वास प्रस्ताव लाई, और क्या हो गया, 270 वोट तो पड़े पर 2 वोट क्या हो गए, यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के विघटन की सिफारिश करती है। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि यदि कोई सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है अथवा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के विघटन की सिफारिश करती है, तो राष्ट्रपति ऐसी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहां पर वो अपने विवेक से कार्य करेगा, यहां पर अपने विवेक से कार्य करेगा। समझ में आया? पर मैंने कहा यार, जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो प्रधानमंत्री से संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। तीसरा, यदि प्रधानमंत्री का आकस्मिक निधन हो जाता है, आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है 1984, इंदिरा गांधी जी अपने प्रधानमंत्री आवास में बाहर निकल रही थी, उनके 2 अंगरक्षक थे, उन्होंने उन पर कार्बाइन 12 से क्या कर दिया, फायर कर दिया। खबर आई कि देश की प्रधानमंत्री क्या हो गई, आयरन लेडी जो है उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, एम्स से खबर आई। ठीक है, अब क्या होगा, यदि प्रधानमंत्री का आकस्मिक निधन हो जाता है तो सत्ताधारी पार्टी किसी व्यक्ति को अपना नया नेता नहीं चुन पाती है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से सत्ताधारी पार्टी के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। क्या कर सकता है? वो तो शुक्र है कि क्योंकि इस देश ने राजशाही देखी थी, तो हमारा विश्वास होता है ऐसा कि माता जी हैं तो उनका पुत्र के अंदर भी क्या होगा, योग्यता होगी। तो राजीव गांधी जी जो थे ना, वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थे। क्या नहीं थे? पढ़े लिखे थे। क्या थे? दून स्कूल से पढ़े हुए थे मेरे ख्याल से, देहरादून में। ठीक है। पायलट थे। क्या थे? पायलट थे। और राजनीति में ज्यादा नहीं होते थे, सीधे साधे व्यक्ति थे, बड़े साधारण से। और जो आपके देश में कंप्यूटर है, उन्हीं की देन है। कंप्यूटर जो आया ना, ये उन्हीं की देन है। उनकी देन क्या है? उनके मंत्रिमंडल की देन है, ब्यूरोक्रेसी की देन है। लेकिन प्रधानमंत्री पर भी बहुत कुछ क्या होता है, निर्भर होता है। तो बोला गया भाई कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जो पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, क्योंकि छोटे जो पुत्र थे उनकी तो पहले ही मेरे ख्याल से देहांत हो चुका था, संजय गांधी जी का। इनको हम अपना नेता मान रहे हैं, और अचानक से क्या किया गया, उनको लाया गया और सभी लोगों ने माना उनको। क्या किया? क्योंकि साधारण व्यक्ति थे, तो साधारण व्यक्ति को सभी लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। पूरे कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता थे उन सब ने कहा हाँ जी ठीक है, हम इनको क्या करते हैं, अपना नेता मानते हैं। तो फिर उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। इतना समझ में आ गया? चलो जी। तो लेकिन अगर माना वो बेटे ना होते, माना इंदिरा जी के दोनों बेटे ना होते या मना कर देते राज, तो फिर
राष्ट्रपति वहां पर सत्ता दल के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता था। और मैं आपको बता दूं कि उसमें जो नंबर था वो नारायण दत्त तिवारी जी का भी था। किसका था? अगर राजीव गांधी जी मना कर देते तो हो सकता था कि नारायण दत्त तिवारी प्रधानमंत्री होते। क्या होते? वो तो थोड़ा सा इंदिरा जी के जब कुछ विवाद हुआ था उनका, उसकी वजह से थोड़ा सा उनका कद क्या हो गया था, थोड़ा सा डाउन हो गया था कांग्रेस में, लेकिन लास्ट तक वो बड़े अच्छे से क्या रहे, कांग्रेस के बड़े नेताओं में रहे। आप लोग खाली इतने में खुश मत होना कि हमारे मुख्यमंत्री रहे, वो प्रधानमंत्री बनने की भी काबिलियत रखते थे। पत्रकार ने उनसे इकोनॉमी पे कुछ क्वेश्चन पूछा, पत्रकार ने सोचा कि घेर देंगे किसको, नारायण दत्त तिवारी जी को। उन्होंने गुरनार मिर्डल, जिन्होंने एशियन ड्रामा लिखी, वो पूरी किताब पढ़ी हुई थी, उस किताब के कुछ उदाहरण दे दिए। पत्रकार की समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया? तो जब व्यक्ति क्या होता है, इसीलिए बोलते हैं नॉलेज इज पावर। क्या बोलते हैं? अध्ययन भी करना पड़ता है। गुरनार मिर्डल पता है ना आपको? एशियन ड्रामा, हु रोट द बुक एशियन ड्रामा? गुरनार मिर्डल। गुरनार मिर्डल मतलब इकोनॉमिस्ट, बड़े इकोनॉमिस्ट, जिनको कि नोबेल का पहला, इकोनॉमिक्स में नोबेल का पहला पुरस्कार मिला। चेक करो, वही है। उनकी किताब पढ़ चुके थे, वो पढ़ क्या चुके थे, उसके उदाहरण दे रहे थे। ठीक है, चलिए जी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, ये मैंने बता दिया। अगला जो है, ऐसी स्थिति में जब मंत्री परिषद ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया हो। अगला क्या है? जब मंत्री परिषद ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया हो किंतु त्यागपत्र देने को तैयार ना हो, तो राष्ट्रपति स्वविवेक से सरकार को बर्खास्त कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है। फिर दोबारा मैं आ रहा हूं, 270 लोगों में से 2 लोगों ने समर्थन क्या कर दिया, वापस ले लिया। विश्वास भी खो दिया किसने? मंत्रिमंडल ने, मंत्री परिषद ने। लेकिन फिर भी क्या त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं, तो राष्ट्रपति उनको बर्खास्त कर सकता है। क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। तो क्या इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार गुरनार मिर्डल एशियन ड्रामा को मिला था, या साहित्य का मिला था? इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसा हुआ था मेरे ख्याल। चेक करना जरा, कुछ गड़बड़ हो गया शायद। नहीं, कुछ मिला था इनको पहला, साहित्य में मिला था क्या? इकोनॉमिक्स, गुरनार मिर्डल को कुछ मिला था पुरस्कार, बड़ा, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। चेक कीजिए। हाँ, इकोनॉमिक्स में नहीं मिला था भाई, कुछ और आना चाहिए। एशियन ड्रामा, कौन कौन से पुरस्कार मिले ये बता दीजिए मुझे बस। ठीक है, अगला तब तक मैं बता रहा हूं। आर्टिकल 74 के तहत मंत्री परिषद की सलाह के को और आर्टिकल 111 के तहत संसद, हाँ जी, 1974 में मिला नोबेल प्राइज, मिला है ना, इकोनॉमिक्स का मिला है इन्हें, पहला नहीं मिला है। पहला किसको मिला था? इकोनॉमिक्स में बोल रहा हूं मैं, इकोनॉमिक्स में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रेगनर फिश, बिल्कुल ठीक है, रेगनर फिश को याद, हाँ, ये याद करना आपने, क्योंकि ऐसा हुआ कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे ना, उन्होंने बनाया क्या, ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल ग्लिसरीन बनाया, उन्होंने टीएनजी बनाया। टीएनजी बनाया तो क्या हुआ, सुन लो भाई, उससे डायनामाइट बना। डायनामाइट बना तो लोग जैसे करते ही हैं बात कि ये नोबेल ने क्या कर दिया, दुनिया को खत्म करने का क्या बना दिया, वो बना दिया कि बारूद बना दिया, डायनामाइट जो बनाया। बड़ा दुख हुआ किसको, किसको? अल्फ्रेड नोबेल को। अल्फ्रेड नोबेल थे बड़े साइंटिस्ट, और वो उस समय के सबसे रिच व्यक्ति बन गए थे। जैसे आज के सबसे जोफ बेजोस वगैरह जो आप सुनते हो बड़े रिच लोग हैं, उसी तरह के रिच व्यक्ति कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल थे, स्वीडन के थे। उन्होंने स्वीडन के बैंक में वो पैसा जमा करते थे, वो अपना जो था क्रोनर करेंसी हुआ करती थी, क्या होती थी। तो उन्हें दुख हुआ कि यार लोग ऐसे बोल रहे हैं कि नोबेल ने, मैंने तो इसलिए बनाया ताकि सड़कें, सुरंगें, पहाड़ को तोड़कर हम क्या कर सके, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सके। मैंने किसी को ब्लास्ट करने के लिए थोड़े, शहरों को ब्लास्ट करने के लिए थोड़े बनाया डायनामाइट। तो डायनामाइट की वजह से ही बड़ी बड़ी सड़कों, बड़े बड़े डैम का निर्माण हुआ। उन्होंने क्या किया, वो सारा पैसा रख दिया कहां, बैंक में। अब उसके ब्याज से उन्होंने कहा जो साइंस में अच्छा कार्य करेगा, शांति के लिए अच्छा कार्य करेगा, उनको इसमें से पैसा दिया जाए। तो 1 करोड़ क्रोनर मिलता था नोबेल पुरस्कार में, जो कि सबसे बड़ी राशि थी उस तत्कालीन समय की।
क्या थी, ये समझ में आ गया। तो अर्थशास्त्र में बाद में शुरू हुआ, कब शुरू हुआ ये देख लो, चेक कर लो, ये तो किसी भी सामान्य अध्ययन की किताब में मिल जाएगा। अगला बता दूं मैं, आर्टिकल 74 के तहत मंत्री परिषद की सलाह को और अनुच्छेद 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक को आपत्तियों सहित पुनर्विचार के लिए वापस कराने में भी राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। क्या करता है राष्ट्रपति? अपने आर्टिकल 74 के तहत मंत्री परिषद की सलाह को, मंत्री परिषद की सलाह को और आर्टिकल 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक को आपत्तियों सहित पुनर्विचार के लिए वापस करने में भी राष्ट्रपति अपने वैवेक की शक्ति का प्रयोग करता है। जब वह विधेयक पर अनुमति देता है या रोक लेता है या जेबी वीटो का प्रयोग करता है, तब भी वह अपने विवेक का प्रयोग करता है। यानी जो उसकी वीटो पावर है वो भी उसकी कैसी पावर है? डिस्क्रिशनरी पावर है, उसकी वैवेकीय शक्ति है। 3 तरह के वीटो होते हैं, उसमें एक अलग जो सबसे टफ वीटो होता है वो कौन सा होता है? जेबी वीटो, जिसका आज तक एक ही बार प्रयोग हुआ। तो जब वो जेबी वीटो का प्रयोग कर रहा है या जब वो वीटो का प्रयोग कर रहा है, तब भी ये बोला जाता है कि राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि वह स्वविवेक से ही विधेयक पर अनुमति देने या न देने या पुनर्विचार के लिए वापस भेजने या कुछ भी ना करने, यानी जेबी वीटो का निर्णय लेता है। इसलिए वैवेक की शक्ति में आता है। किसमें आता है? इसमें ध्यान रखना, आपने 2 आर्टिकल याद रखने हैं, एक आर्टिकल 74 और एक आर्टिकल 111। इन दोनों को एक साथ याद रखना है, ठीक है। 74 में क्या रखा है? मंत्री परिषद की सलाह को, और 111 क्या रखा है? संसद द्वारा पारित विधेयक को, संसद द्वारा पारित विधेयक को। समझ में आ गया? दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक है मंत्री परिषद की सलाह और एक है संसद द्वारा पारित विधेयक। एक है 74, एक है 111, याद कर लो। अगला लास्ट पॉइंट, राष्ट्रपति आर्टिकल 86(2), 86(2) फिर दोबारा याद करना पड़ेगा। जैसे याद करना पड़ेगा शब्द बोला मैंने, फिर दोबारा, हाँ 86(2) ऐसा करके याद किया जाता है। के तहत संसद को संदेश भेज सकता है। संसद को संदेश भेजने की यह शक्ति राष्ट्रपति की वैवेकी शक्ति। 86 पढ़ा था ना आपने, जब वो क्या करता है, जब एड्रेस करता है, क्या करता है? 87 में तो विशेष अभिभाषण है, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, और जो 86 है उसमें क्या है? सदनों में अभिभाषण का और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 86, तो 86(2) में लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये राष्ट्रपति की भाई वैवेकी शक्तियां समाप्त हो गई। इसके बाद मैंने भारत को उपराष्ट्रपति कराना है, वो अगले लेक्चर में कराऊंगा।